पे हमने जो सवाल उठते देखे उन पे हमने बात कल भी की, आज भी करेंगे। कल आपको याद होगा हमने प्रोग्राम अब तक में अपने नाज़रीन को अरबाब इक़दार तक एक सरकार के हुक्मनामे पर सवाल उठाया। हमने कल इस सरकार से पूछा कि ये क्या मामला है और उसी पे आज बाज़ाब्ता तौर पे सरकार ने मामला क्लियर किया। वो हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पे एक हुक्मनामा जारी किया और श्रीनगर से छपने वाले एक अखबार की जो सुर्खी है या उस रिपोर्ट को टोटली उन्होंने गलत बताया या उसकी तरदीद करते हुए बताया कि ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन जो हुक्मनामा मिला या जो हमने महकमे तालीम या तालीम के साथ जुड़े प्राइवेट स्कूल्स के साथ जुड़े कुछ लोगों से बात की तो हमें मालूम हुआ कि सरकार का जो फैसला है उन्होंने कहीं न कहीं वापस तो लिया है कि उसमें एक लाइन जोड़ दिया और वह है कि अब जो भी प्राइवेट स्कूल सरकारी ज़मीन पे होंगे उनको टैग किया जाएगा। ये टैग हमें समझ नहीं आया कि टैग करने से क्या होगा। और दूसरी बड़ी बात, हमसे बहुत से असातिज़ा ने, बहुत से लोगों ने कही कि ठीक है सरकार की ज़मीन है उस पर प्राइवेट स्कूल बना हुआ है तो पहले सवाल ये है कि उनको काम कर दीजिए, उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन सबके को एक लाठी से क्यों नहीं हाँका जाएगा? जो श्रीनगर में हमारे बड़े बड़े क्रिश्चियन मिशनरीज को स्कूल दिए गए, सो कॉल्ड क्रिश्चियन मिशनरीज को, सो कॉल्ड बड़े बड़े टाइकून्स को स्कूल दिए गए हैं, मैं नाम भी बहुत से स्कूलों का ले सकता हूँ, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होगी? क्या वो हमारी सरकार की सरकारी जमीन पे नहीं है? लाल चौक जो हब ऑफ द कश्मीर है, सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर है, वहां पे तो 2-3 स्कूल हैं। कोई कॉन्वेंट कहता है, कोई बर्नाल कहता है, कोई दूसरा स्कूल कहता है। क्या उन स्कूलों के पास या श्रीनगर के लाल चौक में जो फॉरेस्ट लैंड है उसके पास जो स्कूल है, क्या उसके पास अपनी लैंड है? क्या वो सरकार की लैंड नहीं है? तो उससे वो लैंड क्यों नहीं रिट्रीव कराई जाएगी? और फिर अगर सरकार कहेगी कि उन्हें हमने लीज आउट कर दिया है तो फिर किसी और प्राइवेट स्कूल को कश्मीर का जो लोकल है उसकी लैंड को क्यों नहीं लीज आउट किया जाएगा? उसको भी लीज आउट किया जा सकता है। ये 2 सवाल हैं। जीएन वार मेरे साथ मौजूद रहेंगे। बहुत शुक्रिया वार साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए। वार साहब कल हमारी बात हुई थी, सरकार ने कहीं न कहीं आज उस पर तो फैसला सुना दिया, आपके पास हुक्मनामा पहुंच गया होगा हमने, लेकिन इसमें एक लफ्ज़ टैग लिखा जा रहा है और कुछ हमें लोग बता रहे हैं टैग किया जा रहा है। ये टैग हमें समझ नहीं आया। हमारे नाजरीन और मैं भी समझना चाहता हूँ ये टैग है क्या, इससे क्या होगा हमारे प्राइवेट स्कूल्स को, उन स्कूल्स को जो सरकारी लैंड पे सरकार बरता रही है। शुक्रिया सनम साहब, इस अहम मुद्दे पे इस वक्त बातचीत हो रही है। टैग एक टेक्निकल टर्म है, कहते हैं ना कि आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ गई, जिसका हमें अंदेशा था वह हो गया। टैग का मतलब यह है कि जिस तरह स्कूलों पे पहले बुलडोजर चलाने की बात सरकार ने की, बुलडोजर एक मशीन है, आंखों से नजर आ रही है, लेकिन टैग एक वर्ड है जो लोगों को समझ नहीं आ सकता आराम से। टैग बिल्कुल बुलडोजर है, इनडायरेक्ट बुलडोजर है जो इसको लोग आंखों से तो नहीं देख सकते एज ए मशीन, लेकिन टैग का मतलब है कि सारे स्कूल जिनको टैग किया जाएगा वो बंद होंगे। यानी उस स्कूल के बच्चे उस स्कूल से एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उन स्कूलों को सरकारी स्कूलों से एग्जाम दिया जाएगा। यानी अगर कोई स्कूल प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में पढ़ रहा है और टैग होने के बाद सरकार लिखेगी कि ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोनवार में पढ़ रहा था, ये पहले एक झूठ होगा जो सच नहीं है, क्योंकि बच्चा एक स्कूल में पढ़ रहा है, सरकार जबरदस्ती लिखवा रही है कि नहीं ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट था या मिडिल स्कूल का स्टूडेंट था या हाई स्कूल का स्टूडेंट था, अब ये हमारे स्कूल से पास हो रहा है। इस तरह से प्राइवेट स्कूल न ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू कर पाएगा, न किसी बच्चे को एडमिट कर पाएगा, न किसी बच्चे को डीसी दे पाएगा, न बच्चा उसके स्कूल पे रहेगा। इन्हें वे एडमिशन बंद होंगे और स्कूल बंद हो जाएगा। अब जरा मैं एक सवाल आपसे भी करना चाहूंगा। ठीक है, हम सरकार को बताएंगे मोहलत दे दीजिएगा 2 महीना 3 महीना, क्या प्राइवेट स्कूल जो सरकारी लैंड पे हैं वो सबस्टिट्यूट जमीन वगैरह नहीं बना सकते, वहां स्कूल नहीं बना सकते हैं? क्योंकि आज मुझे कुछ टीचर्स ने बताया जो प्राइवेट स्कूलों में थे, उन्होंने कहा कि करीबन 20,000 टीचर जो हैं वो जॉबलेस हो जाएंगे अगर इन प्राइवेट स्कूलों को बंद किया गया। तकरीबन 2 लाख से ज्यादा बच्चे मुतासर होंगे।
तकरीबन 27,000 लोग रोजगार उनका छिन जाएगा, जिसमें न सिर्फ टीचर्स बल्कि मेड्स और उसके साथ जो स्कूल में काम करने वाले पियन्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, ये सब के सब बेकार हो जाएंगे। क्राइसिस खड़ी हो जाएगी, खासकर इस तनाजुर में जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने की बात हो रही है। सरकार दूसरे स्टेट्स में हैंड होल्डिंग कर रही है, स्कूलों को पूरी छूट दी जा रही है कि आप एनईपी लागू कीजिए, और यहां सरकार हैंड होल्डिंग करने के बजाय वर्ड्स का ऐसा खेल कर रही है कि अमरन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। मैं बार बार एक बात सनम साहब दोहराना चाहूंगा कि अगर सरकार को सरकारी लैंड रिट्रीव करनी है तो पहले मिशनरी स्कूलों से यह लैंड रिट्रीव नहीं की जा रही है। पूरी दिल्ली में 50% से ज्यादा स्कूल सरकारी लैंड पे हैं। पूरे भारत में 40% से ज्यादा स्कूल सरकारी लैंड पे हैं। नहीं, तो सरकारी की बात मत क्यों? करिए। सरकारी स्कूल है, लैंड पे है, पब्लिक इंटरेस्ट में है। प्राइवेट स्कूल वाला, मैं कहता हूँ प्राइवेट स्कूल वहां सरकारी जमीन पे है पूरे इंडिया में। वहां के कानून, लेकिन यहाँ के जो टीचर, ये जो स्कूल वाले हैं, ये क्यों नहीं प्राइवेट स्कूल जो है अपना किसी लैंड ले लें। हम सरकार से बात करते हैं, बात सरकार तक पहुंचाएंगे कि थोड़ा टाइम फ्रेम दीजिए, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, ताकि इनको कहीं वहां शिफ्ट किया जाए, इंस्टेड ऑफ ये सारा बवाल खड़ा हो जाए। हाँ, यहाँ सनत साहब में एक चीज और दोहराना चाहूंगा। सवाल यह है कि एग्जाम सर पर है, बच्चे परेशान हैं, स्कूल टेंशन में हैं, ऑनलाइन क्लासेस रुक गई हैं, इस वक्त बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही है। अब अगर यही बात है कि स्कूलों को टैग करने वाली बात है, मुझे बताइए स्कूलों के लिए एक टाइमलाइन होना चाहिए। दूसरी बात, जो चीज हमारे नजरों से ओझल नहीं होनी चाहिए वो ये स्कूल है कौन? ये गांव देहात में, डाउन टाउन में, उन जगहों पे जो कम्युनिटी बेस्ड स्कूल हैं, ये अवाम के चंदे से चलने वाले स्कूल हैं। इनकी फीस 300, 400, 150, 200, 700 है। ये कोई सरमाएदारों के स्कूल नहीं है, इनमें गरीब, यतीम, नादार बच्चे पढ़ते हैं। हमें अफसोस इसी चीज का है कि सरकार एक वेलफेयर स्टेट है। हमें पूरा यकीन है कि गवर्नर साहब को शायद मिसलीड किया गया है, उनके सामने पूरे हकायक नहीं है, वरना कोई इतना जालिम नहीं हो सकता जो इन गरीब यतीम बच्चों का गला काट दे। आखिरकार ये एक समाज का मामला है, फ्यूचर का मामला है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मेरी कौम के बच्चों का मुस्तकबल का मामला है, मेरी कौम के नौजवानों का मामला है, उन बहनों का मामला है जो प्राइवेट स्कूलों में जॉब वगैरह भी करती है। कहीं ना कहीं सरकार अगर जॉब नहीं दे पाती है, यहां वो अपने आप को जॉब कर लेते हैं। और अब ये बच्चे, ये लोग, ये नौजवान जो सरकार प्राइवेट स्कूल्स में, ऐसे स्कूल्स में जॉब करते हैं, वहां से निकल के क्या करेंगे? सरकार उनको कहां खपाएगी? ये बहुत बड़ा मामला है। लेकिन एक नुक्ता मैं इस चैनल के जरिए वाजह करना चाहूंगा कि आज गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आ गया, जो हमने क्लेरिफिकेशन पढ़ी, उसमें 2022 के एक इंडिविजुअल स्कूल को रेफर किया गया है जो जामिअतुस सालिहात मरहमा है, जबकि उसके बाद हाईकोर्ट के लगातार 5 ऑर्डर आ गए। उन 5 ऑर्डरों को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। जो हाईकोर्ट के ऑर्डर, पुराना वाला ऑर्डर इंप्लीमेंट है। लो जी, तेरी ऊंट कौन सी कल 2022 पुराना वाला ऑर्डर इंप्लीमेंट है। 2005 ऑर्डर आ गए, उनमें से किसी ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं किया। ये हाईकोर्ट के ऑर्डर का मजाक बनाया जा रहा है। वार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम अब ये मामला जो है, शायद हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को पूरी इस बारे में जानकारी नहीं है, या उनको मिसलीड किया जा रहा है। कौन है ये मिसलीड करने वाला? क्योंकि मेरी रियासत, मेरे लोग, इनका भी हक है। और तालीम के मामले में हम यही कहते हैं कि अगर हमारी ये नई नस्ल जो है ये तालीम से दूर रही तो फिर आगे इनका फ्यूचर क्या होगा, और इस रियासत का फ्यूचर क्या होगा, इस मुल्क का क्या फ्यूचर होगा। जो आज इन प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे, और ठीक है, प्राइवेट स्कूल वालों ने गलत किया, उनको कंपनसेट किया जा सकता है, उनको लीज आउट किया जा सकता है, उनको मोहलत दी जा सकती है। एक स्टेट में, वेलफेयर स्टेट में बहुत से प्रोविजंस होते हैं, और फिर चुभती एक बात भी है। बड़े लोग, जो बड़े बड़े साहब हैं, जिनके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, जो सरकारी लैंड पे, उनका कुछ नहीं होता है। मार गरीब के बच्चे पे पड़ती है। उस गरीब का बच्चा जो मेरे गांव में, दूसरे गांव में, वहां वो प्राइवेट स्कूल छोटा सा 2 कमरे वाला उस पे है, मार उस पे पड़ रही है। यहाँ बड़े लोगों पे अगर ठीक है रिट्रीव करनी है लैंड, करिए, किसी को आता है, लेकिन शुरुआत तो अपने घर से, चैरिटी बिगनिस एट होम, शुरुआत इन बड़े लोगों से करिए जिनके पहुंच शायद बहुत बड़ी है, उन की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता है। तो शुरुआत वहां से हो तो इंसाफ की बात हो सकती है। लेकिन हम शुरुआत की बात करें तो हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। और ट्रांसपोर्ट में दरियाई जेहलम और जीरेडल में आबी ट्रांसपोर्ट चलाने का काम साल 2015 में शुरू हुआ था।
उस वक्त सरकार ने दरियाई जेहलम और झील डल में आबी ट्रांसपोर्ट शुरू करके सयाहत को फरोग देने की कोशिश तो की, ताहम ये तब महाल हो रहा जारी रखना और इस ट्रांसपोर्ट को रोक देने के तब अहकाम भी सादर किए गए। 2018 में एन एन वोहरा जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे और उन्होंने भी आबी ट्रांसपोर्ट शुरू करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तब भी ये कोशिश रंग नहीं ला सकी। लेकिन अब स्मार्ट सिटी के जरिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस काम को दोबारा शुरू करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि अब की बार ये शुरू होगा तो अपने तकमील तक जरूर पहुंचेगा। और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ने श्रीनगर में आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये काम शुरू हो चुका है। दरियाई जेहलम और झील डल में काम दोबारा हुआ है। जो मशीनरी खराब है, मशीनरी सड़ रही है, उसको हम आगे ला रहे हैं और आगे लाते हुए हम एक कोशिश कर रहे हैं कि साल 2024 में हम शहर श्रीनगर में वाटर ट्रांसपोर्ट को शुरू कर सकें। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट था, बस सर्विस। तो बस सर्विस जिस तरीके से एक टाइम टेबल पे चलती है, एक अफोर्डेबल रेट पे चलती है, कंफर्टेबल रेट पे चलती है, इसी प्रकार से रिवर जेहलम में और डल लेक में हमारे शहर में देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन हैव अ फुल फ्लेजेड वाटर ट्रांसपोर्ट। ये चाहे पांता चौक से छत्ताबल तक भी कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर चल सकता है, डल लेक में भी चल सकता है। सो इसी चीज के ऊपर हम लोग पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से वर्क कर रहे हैं कि हाउ शुड दिस बी ऑपरेशनलाइज, व्हाट शुड बी द बेस्ट मॉडल फॉर इट। तो इसमें 2-3 पहलू हैं। एक हमारा फिजिकल काम, अगर रिवर जेहलम है, रिवर जेहलम में हमारा काफी डिब्री रिमूवल की जरूरत थी, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की जरूरत थी, घाट्स के रेस्टोरेशन के काम की जरूरत थी, ब्रिजेस के आसपास कुछ पुराने कॉफर डैम्स हैं, उन सबको उसके डिब्री को रिमूव करने की जरूरत थी। दैट वर्क हैज ऑलरेडी बीन गोइंग ऑन। इस समय फेज 2 हमारा जो और अब जरा विकसित भारत की बात करें। विकसित भारत ये वो प्रोग्राम सरकार का जो आवाम और सरकार के बीच में दूरियां उनको दूर करने की कोशिश, कम करने की कोशिश है। और इसी विकसित भारत के तहत आज बारामूला में जिला तरक्याती कमिश्नर सैरिश असगर की सरबराही में विकसित भारत प्रोग्राम को जमीनी सतह पर अमलाए जाने के हवाले से इंतजाम का जायजा लेने के लिए आला सतही मीटिंग भी मुनक्कद की गई। और इस मीटिंग के दौरान उन्होंने इंतजामिया पर जोर दिया कि जहां कहीं पर भी आवाम की शिकायत हो उनका अजाला किया जाए। सैरिश असगर ने बाद में हमारे साथी इरशाद अहमद से विकसित भारत की बात करते हुए बताया कि मामलात आवाम के हैं, उन्हें हल करना उनकी प्रायोरिटी रहेगी। यात्रा जो है वो पूरे कंट्री में स्टार्ट हुई है 15 तारीख से और 15 नवंबर यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में भी स्टार्ट हुई, 20 नवंबर को बारामूला में स्टार्ट हुई, जिसमें हमने सबसे पहले अर्बन जो रूरल एरियाज़ थे उनको कवर किया और कल से हमने अर्बन एरियाज़ जो हैं उनमें भी ये विकसित भारत यात्रा स्टार्ट की है। बेसिक पर्पज़ इसका यही है कि जितनी भी हमने पिछले 3-4 सालों में स्कीम्स लॉन्च की हैं गवर्नमेंट ने, उनको सैचुरेट कराना, जैसे चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे वो उज्ज्वला स्कीम हो, चाहे वो बाकी लोगों को फेसिंग स्कीम्स हों, उन वो लोगों तक पहुंचाना। और अगर लोगों के पास गोल्डन कार्ड नहीं बने या आभा आईडी कार्ड्स नहीं बने और इस तरह की बाकी चीज़ें जो सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही हैं नहीं अवेलेबल हुई हैं, तो उनको सैचुरेट कराना। और 100% हमारा ऑब्जेक्टिव है कि विद इन दिसंबर, और ये यात्रा क्योंकि 26 जनवरी तक चलेगी, तो हम यही कोशिश करेंगे कि पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग हैं वो इससे फ़ायदा उठाएं। और आपके माध्यम से भी मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि जहाँ जहाँ ये यात्रा जा रही है, हमारी वैन वहाँ जा रही है, वहाँ पर सब स्कीमों के बारे में, चाहे वो HADP हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, बाकी स्कीम्स हो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है। चलिए, विकसित भारत की बात हो रही थी, बारामूला की जिला तरक्याती कमिश्नर बता रहे थे, लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें, हम विकसित भारत में एक तस्वीर डोडा की दिखाते हैं। और डोडा में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो सामान खरीदा है वो किस तरह से सड़ रहा है, उसकी तस्वीर हम विकसित भारत ना सही, अवामी दरबार ना सही, टेलीविजन के जरिए सरकार तक पहुंचा रहे हैं। म्युनिसिपल काउंसिल डोडा ने सामान खरीदा है, ये जिम का सामान है, और जिम के सामान का क्या हाल है तस्वीरें खुद बताती हैं और कहते हैं कि एक तस्वीर 1 लाख लफ्ज के बराबर होती है। तो इस तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि इस सामान का क्या हशर किया है। ये लाखों रुपए का सामान है। कहा जाता है कि ये 2 नंबरी सामान है, यानी ये जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के बराबर का सामान नहीं खरीदा गया था, इसलिए इसका ये हाल हुआ है। ये लोहे का है और लोहे के सामान का ये हाल होना खुद बयान करता है कि सामान कैसा खरीदा है और इंतजामिया अब सामान खरीदने के बाद इसका क्या हाल कर रही है। ये हम सामान की बात करें, लेकिन हम इंसान की बात करेंगे, और वो भी हंदवाड़ा के इंसान की।
हंदवाड़ा का एक शख्स जो है उसको उड़ीसा में गिरफ्तार किया गया है और इसका नाम ईशान है, डॉक्टर ईशान। डॉक्टर ईशान के साथ साथ इसके और भी कई नाम हैं और उड़ीसा में गिरफ्तार करने के बाद मालूम हुआ है कि इसका तो बड़ा कनेक्शन है। ये तो अपने आप को पीएमओ ऑफिस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास आदमी बता रहा था। सैयद ईशान बुखारी, डॉक्टर ईशान बुखारी, वल्द सईद सैफुद्दीन बुखारी। और आपको याद होगा पिछले 2 साल कबल भी कश्मीर से इसी तरह की एक रिपोर्ट आई थी, तब भी इस शख्स का नाम आया था और आज दोबारा आया है। तस्वीर में डॉक्टर भी बना हुआ है, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में वकील भी बना था, डॉक्टर भी बना था, ये सब कुछ बनता है। मोदी जी का रिश्तेदार भी बना है और बताया जाता है कि इसको जब गिरफ्तार किया गया इसके पास से 100 से ज्यादा दस्तावेज हैं वो जब्त की गई हैं और उनमें इसके पास अमेरिका की डिग्रियां भी हैं, न्यूरो स्पेशलिस्ट के विजिटिंग कार्ड भी निकले हैं, आर्मी का डॉक्टर भी निकला है, एनआईए के साथ इसके रवाबित की बात भी निकली है और ये बहुत कुछ निकला है। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं कहेंगे बल्कि चार्ल्स शोबराज ऑफ कश्मीर, जिसके पास अमेरिका की कर्नल यूनिवर्सिटी ऑफ कैनेडियन हेल्थ सर्विसेज इंस्टीट्यूट की डिग्री भी हो, लेकिन वो डिग्री साफ जाहिर है ऐसी कोई यूनिवर्सिटी भी शायद नहीं है दुनिया में। खाली दस्तखतशुदा दस्तावेज, हलफनामे, बांड, शनाख्ती कार्ड, एटीएम कार्ड, खाली चेक, आधार कार्ड, विजिटिंग कार्ड, बहुत कुछ से निकला है और इसने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में शादियां भी कर रखी है। हर रियासत में एक शादी करी और कुल मिला के 6-7 शादियों की खबर आ रही है कि इसने बाहर कर रखी है, मुल्क के बाहर। वेबसाइट्स के साथ भी जुड़ा हुआ है और बैन अवी डिग्रियों के साथ वो डॉक्टर के रूप में कई लड़कियों के साथ रिलेशन भी बना रखे हैं। तो ये है वो मुसीबत जो कुपवाड़ा की, सरहदी जिला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा के इलाके की है। लेकिन सरहदी जिला कुपवाड़ा की वादी लोलाब में हमने कल भी बताया कि बहुत कुछ है और कल उसे बड़ा कुछ अवार्ड से नवाजा गया है। मेरे साथ कुपवाड़ा की वादी लोलाब से ज्वाइन करेंगे इंजीनियर मुदस्सिर साहब। बहुत शुक्रिया इंजीनियर मुदस्सिर साहब, जरा बताइएगा वादी लोलाब का जो ये खसूसी शुमारा चला है, ये मेरी मातर जन्मभूमि है, मेरी जन्मभूमि है, इसके देवदार के साए मैं पला हूँ, यहाँ के चश्मों का मैंने भी पानी पिया है, आप भी पीते रहते हैं और यहाँ की मिट्टी जो है लोलाब यानी मोहब्बत भरी है। तो बताइए कैसा है आज लोलाब का मिजाज ये अवार्ड मिलने के बाद? आवाज थोड़ी सी नहीं यार जी, बताइए। आप तो लोलाब के ताज हो लाला, आप तो लोलाब के ताज हो। तो आज अल्लामा इकबाल, हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की वादी ने आज कमाल कर दिया और हमें नवाजा गया आउटलुक अवार्ड 2023 से। वो भी गोल्ड मिला हमें, सिल्वर नहीं मिला है, गोल्ड मिला है हमें। हम पहले नंबर पे आए हैं आज। पूरे हिंदुस्तान में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितने गांव है, कितने मोहल्ले हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स है और सब डिस्ट्रिक्टों को पछाड़ के हम लोलाब जो है हम बार बार पुकारते, हमारी कोई सुनता ही नहीं था जी। लोलाब एक टॉप मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, हम पे कोई भरोसा ही नहीं करता था। बट आज आउटलुक एक्सप्रेस अवार्ड ने दिखा दिया कि हम वाकई ही में नंबर 1 है और हम ये दिखा के रहेंगे कि दुनिया में भी हम नंबर 1 आएंगे। हमारे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है। मुझे लगता है जितने भी लोलाब के लोग हैं तमाम, सब सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, लोलाब में लिखे हुए हैं, सब भरे पड़े हुए हैं कांग्रेचुलेशंस मैसेज से। मेरे तकरीबन 150 मैसेज आ गए कल से कांग्रेचुलेशंस के। मीडिया का तो थम ही नहीं हो रहा है, कभी एक बोल रहे कभी एक। हमें भी लोलाब ने आज हमें थोड़ा बहुत उजागर किया हुआ है। ये जरा मेरे लोलाब के बारे में बताइए, आजकल कौन सी जगह बहुत खूबसूरत लग रही है? अंदरबुक का, कायरवन का कैसा मिजाज है? चंडीगढ़ का कैसा मिजाज है? आपके घर के पास वाले जो मैदान है वहाँ का कैसा अंदाज है? बिल्कुल सब सही सलामत है। बस एक चीज की थोड़ी हमें कोताही होती है जब भी हम उस चीज को देखते हैं। अगर हम श्रांट जाएंगे उससे बढ़िया जगह नहीं, अगर हम चंडीगढ़ जाएंगे उससे बड़ी, एक से बढ़ के एक जगह है लोलाब में। और रिसेंटली हिंदू मुस्लिम जो एक ही जगह पे 28 RR ने दिखाया कि चंडी माता करके मंदिर दिखा और उसके साथ में ही एक स्थान बना दिया उनके लिए। वो एग्जाम्पल है पूरे देश के लिए, जो पूरा मुल्क है हमारा, उसके लिए कि हमारा जो लोलाब है कितना पीसफुल है और कितना मानता है सब चीजों के, सब जितने भी धर्म है सबकी रेस्पेक्ट करता है। और अगर हम बात करेंगे दूसरे हमारे, चाहे डोबन वैली हो, वैली विद इन वैली है, वो कितनी खूबसूरत है, वहां से टूरिस्ट का दिल नहीं करेगा बाहर आने की। एक से बढ़ के एक जगह है। जरा आप अपने चैनल के माध्यम से बता दीजिए लोगों को कि इस बार सब कुछ अपने प्लान्स कैंसिल करके
और बस इस बार अपना जो रुख है सब लोलाब की तरफ करेंगे और सच में लोलाब को हम दुनिया की टॉप मोस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे लाना चाहते हैं। मुदस्सिर भाई, मेरे पैनल पे आबिद भाई है। आबिद भाई ने अभी डल झील की नहीं बल्कि डल की तस्वीर दिखाई, डल सोगाम की। ये तस्वीर अभी आ रही है, ये सोगाम डल की तस्वीर है। तो वादी कश्मीर में डल श्रीनगर में है, तो लुलाब में भी डल है, कलारूस में भी डल है, हमारे पास कलारूस है, हमारे पास डल है, हमारे पास दिवर काड़ीवन है, हमारे पास ट्रैकिंग है, हमारे पास नागमर्ग है, हमारे पास लशकूट है, हमारे पास किमसर टॉप है, हमारे पास वो क्या चीज नहीं है जो बाकी आप भूल रहे हैं, लालपुर भूल रहे हैं, आप चंडीगढ़ भूल रहे हैं, आप मैं बोल रहा हूँ अगर मैं बोलने पे आ जाऊं तो पूरा आपको एक पूरा दिन ही करना पड़ेगा लोलाब के नामों के लिए। खुदा सलामत रखे आपको और मेरी वादी लोलाब को, उस वादी लोलाब जिसके स्कूल से मैं पढ़ के सामने आया हूँ, और खुदा करे कि मेरा ये जो वो इलाका है चमकता रहे। कुछ हालात हैं, कुछ मामलात हैं, उन पे हम आगे सियासत भी हुई बहुत है, लेकिन ये बाबिल लोलाब है और इसके लिए मैं क्रेडिट दूंगा एडवोकेट अब्ला खान को। बहुत बहुत शुक्रिया अब्ला खान साहब, जो वादी लोलाब के लिए आपने कंट्रीब्यूट किया है। कैसर जमशीद लोन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आपने भी कंट्रीब्यूट किया है। और मरहूम मुश्ताक अहमद लोन साहब, मरहूम सोगामी साहब, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि और इस मिट्टी जरखेज है, और इस मिट्टी के बारे में सब यही कहते हैं कि ये मिट्टी लोलाब की है, यानी मोहब्बत के पानी की है, और ये मोहब्बत सदा कायम रहे, दायम रहे। ये लोलाब का डल है, और डल के बारे में वही कह सकते हैं जो कभी डल गए होंगे। तो बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपको बताते चलें कश्मीर की और भी तस्वीर है, खूबसूरत कश्मीर है, और इन तस्वीर में वादी लोलाब, पैराडाइज विद इन द पैराडाइज, जन्नत के अंदर जन्नत। खुद अंदाजा कीजिए कितना खूबसूरत होगा, जो जन्नत में दूसरी जन्नत होगी, अंदर की जन्नत। तो ये वादी लोलाब है। लेकिन इसके साथ ही आपको बताएं, आज का प्रोग्राम अब तक अभी इतना ही। उम्मीद के साथ लेंगे आपकी इजाजत कि रब्बे कायनात की मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। बहुत कहना था वादी लोलाब के बारे में, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज, शब बखैर।